तो आपने फिर भी कोर्स कंटेंट देखा होगा, बट मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट समझाता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि पाइथन क्या है, हिस्ट्री, वर्जन्स, कंपेटिबिलिटी विद अदर, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बेसिक चीज है। स्क्रिप्टिंग क्या होती है, पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। आप में से बहुत सारे, ज़्यादातर लोग ऑटोमेशन के लिए होंगे, क्योंकि हम पाइथन विद ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। और हम पाइथन कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को, या फिर आप कहें सिस्टम एडमिन, नेटवर्किंग या फिर डेवऑप्स, किसी भी सर्विस को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथन। तो वहाँ एक बड़ा कंसर्न रहता है मेरे पास, जब स्टार्टिंग में कोई मुझसे बात करता है तो वो कहता है आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं या फिर आप स्क्रिप्टिंग पढ़ाने वाले हैं। सो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है, स्क्रिप्टिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड हर प्रोग्रामिंग की कुछ प्री रिक्विजिट होती है, आप कह सकते हैं बेसिक्स होता है, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स अलग होते हैं। ठीक है, उनको कैसे यूज किया जाता है, वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं पाइथन में, किस ऑपरेटर का क्या यूज होता है, ये हम देखेंगे। एंड देन कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास में, इफ एंड एल्स, हम कैसे डिसीजंस लेंगे, हम कंडीशंस कैसे लगाएंगे प्रोग्राम में ताकि हम बेस्ड ऑन कंडीशन कोई टास्क परफॉर्म कर पाएं। लूपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन में, हम बार बार किसी भी टास्क को कैसे रिपीट कर सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट टू कंट्रोल दोज लूप्स, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू हमारे पास में स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम लूप को कंट्रोल कर पाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है हमारे पास में, ये कैसे काम करता है। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग एक तरीका है जिससे हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना। या बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि हम टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग है हमारे पास में, स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपके जो आउटपुट आते हैं आपके पास में, कोई कमांड आपने एग्जीक्यूट की, कोई फंक्शन आपने एग्जीक्यूट किया, या आपने कोई फाइल रीड की, वहां से एक स्ट्रिंग डेटा आपके पास में आया, एंड यू वांट टू फॉर्मेट दैट डेटा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो फिर हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफाइल पे जाएं, चाहे आप एक पाइथन को एक ऑटोमेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, या आप पाइथन को एक डेवलपर की तरह यूज करना चाहते हैं, या आप पाइथन को एक डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग में यूज करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रोफाइल पे जाएं, डेटा स्ट्रक्चर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पाइथन, इवन टू अंडरस्टैंड द पाइथन एंड इवन टू क्लियर द इंटरव्यू एज वेल। आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और दिए भी हैं, जहां आप देखेंगे कि लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, ये बेसिक्स है जहां से एक इंटरव्यूअर आपको स्टार्ट करता है। वो ये समझना चाहता है कि क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाइथन की है या नहीं है। तो आप किसी भी प्रोफाइल पे जाइए, डेटा स्ट्रक्चर्स आर द बेस फॉर द पाइथन। चाहे आप उसको पढ़ने के नजरिए से देखें, चाहे आप उसे इंटरव्यू के तरीके से देखना चाहें, तो लिस्ट है हमारे पास में, इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, हम क्या क्या ऑपरेशंस लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम नॉर्मली एरे यूज नहीं करते पाइथन में, अब ये भी हम समझेंगे कि हम नॉर्मली एरे क्यों यूज नहीं करते, क्या इसका रीजन है। टुपल हमारे पास अनदर डेटा स्ट्रक्चर है, इसका क्या यूज होता है। डिक्शनरी अनदर डेटा स्ट्रक्चर है, एक सेट डेटा स्ट्रक्चर भी होता है हमारे पास में। तो ये मोस्ट कॉमनली चार डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, टुपल है, डिक्शनरी है और सेट है, जो हम पाइथन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम के साथ हम कैसे काम करेंगे, करंट डेट हम कैसे निकालेंगे सिस्टम की, डेट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, दो डेसेस के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेट में डेज या मंथ या ईयर ऐड करना है, या फिर मुझे उसमें से डे, मंथ या ईयर घटाना है, दो डेट का कंपैरिजन कह लो, या फिर किसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है। सम टाइम व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर लोकल टाइम विद द यूटीसी टाइम विच इज अवेलेबल ऑन सपोज एनी क्लाउड, that time this is not going to compare, because the time which you will get from your local system using a python function will not be in utc format, और जो आप किसी क्लाउड वगैरह पे काम कर रहे हैं वहां का जो टाइम होगा वो यूटीसी फॉर्मेट में होगा। तो उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। मान लो मैं एक S3 फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ एक टाइम के बेसिस पे, तो
अगर मैं वहां से टाइम निकालता हूँ और लोकल वाला टाइम निकालता हूँ तो इनका कंपैरिजन नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम नहीं है। तो मैं अपने लोकल टाइम को यूटीसी में कैसे फॉर्मेट करूँ ताकि वो कंपैरिजन हो पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डेट एंड टाइम में देखेंगे। फंक्शंस, पाइथन में हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, कितने टाइप्स के आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे पास में, ये हम देखेंगे फंक्शन में। मॉड्यूल, आप अगर पाइथन पढ़ने जाएंगे तो हर कोई आपको एक ही सजेशन देगा कि आप कोशिश करो ये सीखने की कि मॉड्यूल हम अपना कैसे बना सकते हैं, या हम एक मॉड्यूल को कैसे कॉल कर सकते हैं, मॉड्यूल एग्जैक्टली होता क्या है। तो मॉड्यूल क्या होता है, कैसे हम अपना खुद का मॉड्यूल बना पाते हैं, कैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हम कैसे यूज करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। मॉड्यूल्स को अपग्रेड कैसे किया जाता है, मॉड्यूल्स को फ्रीज कैसे किया जाता है। देर आर मल्टीपल थिंग्स व्हेन यू आर मूविंग टू द प्रोडक्शन, हाउ यू विल बी फ्रीजिंग योर मॉड्यूल वर्जन्स which you are using while you are developing your code, and you will keep those same versions to the production, ताकि प्रोडक्शन में कोई इश्यू ना आए। हाउ प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू डू दैट वी विल सी। अब देखो पाइथन के आर में जो मिलता है वो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ आपको बेसिक्स पाइथन सिखा रहे हैं एडवांस। आप आर एन डी जब करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाइथन के अंदर सारे टॉपिक्स को रखा गया है। मैंने बहुत सारी जगहों पे कोर्स कंटेंट को डिजाइन भी किया है, और मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया है। जब मैंने फिर किया नेटवर्क क्लाउड के लिए डिजाइन किया। मैं किया नेटवर्क क्लाउड में बहुत स्टार्टिंग से हूँ, आज से नहीं। मैं कहीं और पढ़ाने से पहले से किया नेटवर्क क्लाउड में पढ़ा रहा हूँ। यही एक रीजन है कि मैं आज तक के आर टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं स्टार्टिंग कैरियर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने के आर टीम के साथ ही स्टार्ट किया था अपना कैरियर। तो मैंने इस कोर्स कंटेंट को उस तरीके से डिजाइन किया है कि ये हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, चाहे आप एक इसको पाइथन को ऑटोमेशन के प्रोस्पेक्टिव से यूज करना चाहते हैं, या फिर आप इसे डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से यूज करना चाहते हैं, या आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओ, ये कोर्स कंटेंट हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स को रखा गया है। इसमें बेसिक टॉपिक्स भी हैं आपके, इसमें एडवांस टॉपिक्स भी हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बेसिक पढ़ रहे हैं या फिर एडवांस पढ़ रहे हैं। वी आर कवरिंग बेसिक एज वेल एंड द एडवांस एज वेल। तो इसमें अगर आप वैसे एक बाउंड्री लाइन खींचना चाहें तो मॉड्यूल तक के जो टॉपिक्स हैं वो आपके बेसिक्स में चले जाते हैं, और यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो आपके एडवांस में जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, एडवांस। इट्स ए कंप्लीट पाइथन, ऑल द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। फाइल हैंडलिंग, हाउ वी विल वर्क विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, सीएसवी फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, एक्सएमएल फाइल हो गई, जेसोन फाइल हो गई, YAML फाइल हो गई। सो देर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ फाइल जो कि हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कॉन्फ़िग फाइल भी यूज करते हैं अपन लोग, .ini फाइल भी यूज करते हैं। तो इनको कैसे रीड और राइट किया जाता है, एंड देन हाउ टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल, लाइक कि उसका साइज क्या है, कब वो क्रिएट हुई। क्योंकि फाइल के बहुत सारे ऑपरेशंस आप इसके बेसिस पे करते हैं कि फाइल कब क्रिएट हुई, या फाइल को लास्ट टाइम कब मॉडिफाई किया गया, या फाइल का साइज क्या है। इस सब के बेसिस पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो फाइल की प्रॉपर्टीज यानी कि उसका ओनर कौन है, क्या उसके पास परमिशंस है फाइल के पास में, ये सारी डिटेल्स हम कैसे निकाल पाएंगे। हम फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। कई बार जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं, देन यू हैव टू कॉपी द फाइल फ्रॉम ए शेयर ड्राइव टू योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। That definitely can be possible. And sometimes suppose your program is generating a output, and that output you want to copy to somewhere else, या फिर move करना चाहते हैं from your destination directory to the archival directory. That can be all the possibility कि आप उसे मूव कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहां हम कॉपी और मूव की जरूरत पड़ती है। तो हम कॉपी कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे फाइल्स को। फिर डायरेक्टरीज से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे डायरेक्टरीज कैसे बना सकते हैं, कैसे डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो ये पूरे पाइथन का सबसे बड़ा टॉपिक रहने वाला है, जो कि फाइल हैंडलिंग है। इसमें होता क्या है कि टेक्निकली आप कहीं भी जब पढ़ने जाते हैं तो आपको टेक्स्ट फाइल के साथ काम करना सिखाते हैं, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है कि आप जब
प्रोडक्शन में कहीं पाइथन को यूज कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट फाइल के साथ ही काम करना पड़े। हम लोग CSV फाइल के साथ भी काम करते हैं, हम लोग एक्सेल फाइल के साथ भी काम करते हैं। जेसॉन फाइल बहुत कॉमन है जब आप क्लाउड वगैरह पे काम कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे तो जेसॉन के एज ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज किया जाता है पाइथन के प्रोग्राम्स में, टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन को हार्ड कोडेड नहीं करते प्रोग्राम के अंदर, तो इसको एक कॉन्फ़िग फाइल की तरह भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं फाइल के अलग अलग रीड करने के, तो इसलिए थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाता है, हम इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अगला टॉपिक रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी कि अगर मान लो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने एक कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखा, एंड सपोज ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, और आप काइंड ऑफ जॉब कह सकते हैं विच इज शेड्यूल्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। पर मान लो वो किसी तरीके से फेल हो जाती है, किसी आर्गुमेंट की वजह से फेल हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक इनवैलिड इनपुट की वजह से फेल हो जाता है आपका प्रोग्राम। एंड अगर आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, आप सोच के देखिए कि अगर आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, तो सबसे बड़ा दूसरे दिन जब आके मान लो कोई कई बार होता है कि जब आप अवेलेबल नहीं हैं तब आपकी जॉब शेड्यूल है और उस टाइम पे वो रन हो रही है, द नेक्स्ट डे आपको मिला कि भाई जॉब फेल हो गई। अब आप कैसे चेक करेंगे कि क्या रीजन था, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लॉग, कि आप लॉग फाइल को जाके चेक करें कि भाई क्या रीजन था। पर पाइथन में लॉगिंग भी ऐड की जाती है। अगर आपका प्रोग्राम ही ब्रेक हो जाएगा मिड में, तो आपकी लॉग फाइल जनरेट नहीं होगी प्रॉपरली, और आपको लॉग फाइल में कुछ भी मिलेगा नहीं कि क्या रीजन था, किसकी वजह से प्रोग्राम आपका फेल हुआ। तो हमको ऐसे एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, एंड हमें डिसाइड करना होता है कि अब हमको करना क्या है, क्या हम इसको लॉग फाइल में लिखना है, या फिर हमें कोई कोड एग्जीक्यूट करना है। दिस टोटली डिपेंड ऑन कि भाई मेरा यूज केस अभी के लिए क्या कहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब किसी वजह से अगर मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, हाउ आई कैन हैंडल दैट टर्मिनेशन, एंड आई कैन डिसाइड दैट व्हाट टू डू व्हेन दिस particular functionality will fail. So either I want to put it in a log file so later on I can recognize and I can check and validate it, and either I want to execute a separate function to do, if this is not possible then do this, something like that. So it depend on use case to use case and requirement to requirement. तो exception handling है। अब बहुत सारे लोगों को रहता है कि भाई मैं अगर पाइथन को एक ऑटोमेशन के नजरिए से देखना चाहता हूं तो ऊप्स इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, मैं 50% इस बात से एग्री करता हूं कि किसी को अगर पाइथन को ऑटोमेशन के लिए यूज करना है तो ऊप्स उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। पर 50% आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितनी भी पाइथन की एडवांस एपीआईज हैं जिनके थ्रू आप ऑटोमेशन करते हैं, दे आर बिल्ट बेस्ड ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट। इवन उनको समझने के लिए, इवन अगर आप पाइथन की भी बात करें तो पाइथन में लिस्ट एक क्लास है, टुपल एक क्लास है, डिक्शनरी एक क्लास है। So someone needs to know what exactly is the class, because you will heard this class word multiple times in your Python. So that's where I see that the oops concept is mandatory. तो अगर आप डेवलपमेंट में जाते हैं या मशीन लर्निंग डेटा साइंस में जाते हैं तो oops is definitely mandatory. But right now many peoples are developing their script using the oops concept as well. So oops बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप उसका यूज कर रहे हैं या नहीं, इवन पाइथन को अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि पाइथन में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट जैसा वर्ड सुनाई देगा। तो हमने ऊप्स इसमें रखा है, ऊप्स किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। मल्टी थ्रेडिंग यानी कि कॉन्करेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं, ये बड़ा यूजफुल होता है जब आप पैरेलली काम कर रहे हैं मल्टीपल सर्वर्स पे। मान लो आपको कोई एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, एंड देन सपोज यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म समथिंग पैरेलली ऑन मल्टीपल सर्वर्स। ये बड़ा यूजफुल रहता है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग के लिए। पाइथन के थ्रू मेल भी सेंड किया जाता है, और ये बहुत सारी जॉब्स का और प्रोग्राम्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस रहता है। जैसे मान लो आपका प्रोग्राम सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, द आउटपुट इज जनरेटेड और नॉट, यू वांट टू सेंड ए मेल टू ए पर्टिकुलर डीएल दैट कि भैया ये प्रोग्राम सक्सेसफुली जनरेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया है, एंड दीज आर द आउटपुट फाइल्स आर जनरेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यू कैन पिक अप दैट। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, इट कैन बी ए ट्रिगर मेल व्हेन द जॉब विल फेल एंड इट विल लेट यू नो दैट दिस जॉब इज फेल एंड विल attach that
log file in that mail and will send you कि भैया आपका जॉब फेल हो गया है and this is the log, recent log with that. So हम पाइथन के थ्रू मेल सेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है. रेगुलर एक्सप्रेशन, पाइथन के थ्रू मेल सेंडिंग HTML और टेक्स्ट दोनों तरीके का किया जाता है. रेगुलर एक्सप्रेशन ये बड़ा ही यूजफुल टॉपिक है. ये यूज किया जाता है जब आप पैटर्न बेस सर्चिंग कर रहे हैं. मान लो एक लॉग फाइल है जहां आपको पैटर्न के बेसिस पे एक लॉग को रीड करना है, या कोई टेक्स्ट फाइल है जहां आप एक डेटा को पैटर्न के बेसिस पे रीड करना चाह रहे हैं. तो जब भी पैटर्न मैचिंग की बात आती है या पैटर्न बेस्ड सर्चिंग की बात आती है, या सपोज करो आप वैलिडेट करना चाहते हैं, you are taking a input from the user and you just want to validate against a particular pattern. जैसे फॉर्म वैलिडेशन में होता है कि भाई आपका पासवर्ड इसी तरीके का होना चाहिए, एटलीस्ट एट एट करेक्टर्स होने चाहिए, एक कैपिटल करेक्टर जरूर होना चाहिए, एक सिंबल जरूर होना चाहिए, ये सिंबल आप लगा सकते हैं, ये सिंबल आप नहीं लगा सकते. तो जब आप मैचिंग की और वैलिडेशन की बात करते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है. पैटर्न बेस्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी, हम अलग अलग डेटाबेसेस के साथ कैसे कनेक्शन बनाएंगे और कैसे क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे. सॉकेट प्रोग्रामिंग ये बेसिकली बेसिक है. इसका रियल टाइम में डेवलपमेंट में ज़्यादातर यूज होता है. इट इज़ काइंड ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए TCP and UDP client and server, and how they will communicate with each other, and how they will transfer data from server to client and client to server. It's kind of when you are in the same server and you are communicating, kind of chat application जितनी भी होती हैं, ठीक है. तो इसका और कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे इसको बनाते हैं, वो सब बाद में देखेंगे. इसमें GUI भी है. अब देखो GUI को आपको समझना पड़ेगा. दो तरीके की GUI होती है, एक वेब बेस्ड और एक GUI बेस्ड, सॉरी डेस्कटॉप बेस्ड. तो जो वेब बेस्ड GUI होती है, यानी कि जो वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं, वो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलके बनती है. और हम वो नहीं बना रहे हैं, ना ही हम HTML CSS पढ़ रहे हैं. तो हमारी जो GUI है वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है. मतलब पाइथन के थ्रू आप एक ऐसी GUI बना सकते हैं जो कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज होती है. यानी कि इससे एक ऐसी ही एप्लीकेशन बनाई जा सकती है जिसे आप डेस्कटॉप पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेब पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो GUI है इसमें. देन लॉगिंग है, डीबगिंग है, यानी कि हम लॉग्स कैसे जनरेट करेंगे पाइथन के थ्रू. ऑटोमेटिक लॉगिंग जनरेशन का सिस्टम कहीं भी नहीं होता, कहीं भी ऑटोमेटिक लॉगिंग्स नहीं होती है. अगर आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक लॉग जनरेट हो रहे हैं किसी भी एक प्रोग्राम के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, डेफिनेटली उसके लिए बैकएंड में कहीं ना कहीं कोड लिखा है. तो आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसे आप शेड्यूल कर रहे हैं, उसके लिए लॉग्स कैसे क्रिएट होंगे, इसके लिए पाइथन में एक लॉगिंग मॉड्यूल होता है. पाइथन के कोड को डीबग कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे. देन अब इसमें कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं. दिस द पार्ट, अगर आप में से स्कैनिंग वगैरह में कोई कभी गया हो. स्कैनिंग दो तरीके की है. एक वनरेबिलिटी के लिए होती है वेरा कोड स्कैनिंग, और एक कोड क्वालिटी के लिए और कोड कवरेज के लिए एक सोनार स्कैन होता है. सो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होते हैं. दीज आर टू कॉमन थिंग्स. सो एक वनरेबिलिटी के लिए होता है और एक कोड कवरेज के लिए. तो कोड कवरेज में क्या होता है, कोड क्वालिटी और कवरेज के लिए आप टेस्ट केसेस लिखते हैं. टेस्ट केसेस काइंड ऑफ थिंग कि भैया जो मैंने फंक्शन बनाया, सपोज करो आपने कहा एक फंक्शन बनाया है आपने जो कि x+y रिटर्न कर रहा है. x+y, दैट डज मीन इफ आई एम पासिंग 2 और 3, इट मस्ट नीड टू रिटर्न 5. So you are going to create a function against that this is the input which I am providing to the function which I have created, and it is returning the expected output. इसका मतलब मैंने जो input दिया, function वो expected output दे रहा है, उसके according मतलब मेरा function सही काम कर रहा है. तो ऐसे टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं, और फिर उन टेस्ट केसेस को हम लोग कई सारी जगहों पर यूज करते हैं. कई बार उसको टेस्ट केसेस को रिलीज के टाइम पे यूज किया जाता है फॉर द एविडेंस दैट, अगर आपके यहाँ एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो रिलीज में कई बार एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है. यू हैव टू शो देम दैट दीज आर द टेस्ट्स आई हैव रिटन, दीज आर द टेस्ट्स आई हैव एग्जीक्यूटेड, एंड वेदर दे आर पास और दे आर फेल, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू move that code to the production, otherwise they will not allow you to. तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट. मतलब मैंने आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, दिस करिकुलम इज कंटेनिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. ये सब कुछ कंटेन करता है, और
ये ऐसा अभी तक आपने देखा, हमने कहीं डिस्कस नहीं किया कि भाई ये वाला पाइथन सिर्फ ऑटोमेशन के लिए यूज होगा, या ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, या फिर ये डेटा साइंस के लिए यूज होगा। दिस इज द कंप्लीट पाइथन, इट इज कंटेनिंग ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे गेम डेवलपमेंट हो, पाइथन इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। अगर आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं तो इसके बाद आप आगे नए कोर्स में मूव कर सकते हैं, कहीं भी। मैं नहीं कह रहा आपसे कि कहाँ आपको मूव करना है। ठीक है। दूसरा, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप आगे के कोर्स में वेब डेवलपमेंट में मूव कर सकते हैं। ऑटोमेशन हम इसके साथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से किसी ने पाइथन विद डेटा साइंस एनरोल किया हुआ है तो एक नया बैच बनता है डेटा साइंस का, आपको उसमें मूव किया जाएगा। पर अगर आपने नहीं किया हुआ एनरोलमेंट, डेटा साइंस का अलग कोर्स है, अलग फीस है, अलग चार्जेस है। दिस इज द फॉर पाइथन विद ऑटोमेशन, हम इसके साथ पाइथन के साथ ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। तो पाइथन कंप्लीट होने के बाद हम ऑटोमेशन अलग से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है पहले दिन से ऑटोमेशन स्टार्ट करने में, क्योंकि जब आप कोई भी एक फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इट विल यूज ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन, एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट दैट फुल फ्लेज प्रोग्राम इन द बिगनिंग, क्योंकि आपको तब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन फर्स्ट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट ए बिगिनिंग टू एंड प्रोग्राम। इसलिए ऑटोमेशन को लास्ट में रखा गया। तो जब पाइथन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 1 महीने का सेशन आपका ऑटोमेशन का रहेगा, और ऐसा नहीं कि 1 महीने का ही रहेगा। इफ आई फील लाइक दैट हमको 1-2 दिन और पढ़ना है तो हम 1-2 सेशन और बढ़ाएंगे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट दिस इज गोइंग टू कंप्लीट इन ए लिमिटेड टाइम। ठीक है, लिमिटेड टाइम का मतलब इट इज गोइंग टू बी अराउंड 3 मंथ्स ऑफ सेशन। बट ठीक है, अगर 1-2 सेशन बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि भाई हम तो अब नहीं पढ़ाएंगे, खत्म हो गया, हम 1-2 सेशन नहीं देंगे। डेफिनेटली वी विल बी डूइंग। अब हम ऑटोमेशन में क्या क्या कवर करेंगे? देखो, सिस्टम एडमिन के बहुत सारे टास्क होते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के, जो हम यूजुअली सिस्टम एडमिन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज करते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू कवर, फॉर एन एग्जांपल, हाउ वी विल गेट द सिस्टम डिटेल्स, हाउ वी विल बी डूइंग SSH and other things. So ये बहुत सारी चीजें हैं, how we will be executing the command using the Python, a OS specific command. It is whether Window, Linux or something else. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से बेसिक से, हाउ वी विल रीड द कमांड लाइन आर्गुमेंट। दीज आर द बेसिक्स थिंग्स विच वी यूज इन सिस्टम एडमिन टास्क। फिर हम लोग मूव होंगे क्लाउड की तरफ। क्लाउड में आप चाहे अजोर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप AWS पे, जैसे आपने सुना होगा सबका अलग अलग API होता है। ठीक है, सबका कॉमन नहीं होता है। अजोर का अलग है, GCP का अलग है, AWS का अलग है। अगर आप में से कोई AWS को जानता है तो उसने सुना होगा बूटो 3 के बारे में, जो कि पाइथन की एक API है, जिसके थ्रू आप AWS की सर्विसेज को ऑटोमेट कर पाते हैं। तो हम कैसे EC2 इंस्टांस बना सकते हैं, हम कैसे एक बकेट बना सकते हैं, हाउ वी कैन अपलोड द फाइल, हाउ वी कैन डाउनलोड द लैम्डा फंक्शन, एंड टू एंड प्रोग्राम आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिलीटिंग ए फाइल फ्रॉम द बकेट बेस्ड ऑन सम सिनेरियोज, या फिर आप कह सकते हैं हाउ वी विल टेक द स्नैप्स, हाउ विल टेक द बैकअप्स ऑफ द इंस्टांसेस, आप इसे कह सकते हैं। या फिर टू मॉडिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन ए condition, and this is suppose can be the filtration condition. You are filtering your instances based on the tags, and then you are scaling them up and down and whatever is the requirement, and you are adding the volume, और चाहे आप कुछ भी करें। So there are multiple things which we can do with the help of Butto 3। ऐसे ही हमारे पास में Azure के लिए है, but there is a different way to work on Azure and Butto 3। सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग सेशन बनाने का तरीका है, क्योंकि दोनों का अलग अलग लाइब्रेरी है और मॉड्यूल है। देन वी विल बी मूविंग फॉर नेटवर्किंग, जहां हमारे पास में एक पैरामिको और एक नेटमिको लाइब्रेरी होती है। आप में से डेफिनेटली नेटवर्किंग वाले लोग जानते हैं हाउ वी विल बी यूजिंग देम। एंड इसके बाद अगर आप आगे और मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास में डॉकर कंटेनराइजेशन वगैरह इस सब के लिए पाइथन में हमारे पास में एक
डॉकर एसडीके है जिसके थ्रू आप इमेज बना सकते हैं. यू कैन यूज दैट इमेज एंड इवन इफ इट इज प्री डिफाइंड you can use that image and you can create a container from it, and that can be done everything with the help of Python. You do not need to write anything else separately, just write the Python program will do that all the things. तो हम कंटेनर की सारी चीजें यानी कि डॉकर की जो हम कमांड्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पाइथन एज वेल. और इसमें जैसे एक और चीज है, ये तो सारे चीजें रही जो मैंने आपको बताया, बट ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन में मैं बस जो मैंने बोला है वही कवर करके दिखाऊंगा. ऐसा इसीलिए कोई कोर्स कंटेंट डिजाइन नहीं किया गया है. इट इज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. If someone says that I want to get an example of CI/CD pipeline, we will be doing that, how to create the CI/CD pipeline using the Python. Okay, so that also we can do. But if you want to add anything on any point later on, but it must need to be related to the automation only. अब आप कहेंगे कि आप मुझे एक वेबसाइट बनाना सिखा दो, आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट इफ इट इज रिलेटेड टू द ऑटोमेशन, इट इज ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, आई विल बी डेफिनेटली कवरिंग, चाहे उसके लिए मुझे अगले 4 सेशन और ऐड करने पड़े, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं. तो ये तो था आपका कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. अब मैं 2-3 चीजें और डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. तो इस सारे कोर्स को कवर करने में हमको अराउंड 3 मंथ्स का टाइम लगता है. आपने देखा हमारा कोर्स बहुत बड़ा है और 1 महीने का टाइम हमको ऑटोमेशन में लगने वाला है. तो ये 3 मंथ्स मिनिमम मान के चलो, इसमें 1-2 वीक ऊपर ही चला जाता है. कई बार ऑटोमेशन में हम 1 महीने से ऊपर भी जाते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली 3 मंथ्स. दिस इज 100% करेक्ट. टाइमिंग जो रहेगी वो यही रहेगी आपकी 10 to 12. ये 2 घंटे का सेशन रहेगा सैटरडे और संडे को. रिकॉर्डिंग रहेगी आपके सेशन की, और रिकॉर्डिंग आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा. अगर आप केआर टीम में पहले से हैं तो आपके पास एक्सेस पहले से होगा पोर्टल का. अगर नहीं है तो आपको पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा, जहां हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. और जो भी मैं उस दिन जो भी मैंने नोट्स लिखे होंगे या उस दिन जो भी मैंने कोड लिखा होगा, द सेशन फाइल आप कह सकते हैं उसको, दैट आई विल अपलोड. एंड आई विल प्रोवाइड माई ओन नोट्स, विच इज माई हैंड रिटन नोट्स, नॉट ए बुक. इट्स ए नोट्स टॉपिक वाइज, अलग अलग वर्ड फाइल और टेक्स्ट फाइल्स हैं जहां मैंने टॉपिक को समझाया हुआ है, और विद सम एग्जांपल्स वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. दूसरा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और ये आपकी बेसिकली आप कह सकते हैं ड्यूटी रहेगी कि आप उनको सॉल्व करके लाएं. क्योंकि हम कोई 11th-12th का सेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं जहां मैं आपको फोर्स करूंगा दैट यू हैव टू डू दिस. आई विल बी गिविंग द क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ प्रोग्राम. दिस विल बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म दोज ऑपरेशंस और टू डू दैट प्रैक्टिकल. अगर आप नहीं करते तो आप अगले वीक कर सकते हैं. एंड अगले दिन जब आप आए तो फिर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे वीकडेज में मैं कहीं छोटा मोटा कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली पिंग ऑन माय व्हाट्सएप, जिससे मैंने आपको मैसेज लिंक भेजा है आज ज्वाइनिंग का, वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. तो टाइमिंग क्लियर है, कंटेंट क्लियर है. अब एक सबसे मेजर चीज और क्लियर कर देता हूँ, इसको पढ़ने के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है. ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न आपका हो सकता है कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है या मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ. तो क्या मैं पाइथन को सीख सकता हूँ, या मुझे पाइथन सीखने के लिए पहले से कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? तो पाइथन सीखने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग की प्रीरिक्विजिट नहीं है. आप पाइथन को बिना किसी प्रोग्रामिंग के भी आसानी से सीख सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे पाइथन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि पाइथन सीखने वाली आसान लैंग्वेज में टॉप पे आती है. मतलब दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज विच एनी वन कैन लर्न. और यही एक रीजन है कि हर कोई पाइथन पढ़ के यूज करना चाहता है. क्यों? क्योंकि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, रेदर देन गोइंग टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच रिक्वायर मोर एफर्ट्स देन द पाइथन प्रोग्रामिंग. तो इसलिए हम लोग पाइथन को आसानी से पढ़ सकते हैं. इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, और मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा. मैं प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स होते हैं मैं वहां से स्टार्ट करूंगा. तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं पाइथन सीख पाऊंगा या नहीं, या मुझे पहले से कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपको बस एक चीज आनी चाहिए, एंड दैट इज कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस. दैट्स इट. आपको पाइथन सीखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है.
नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस वन बाय वन। आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने बारे में, और हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग या कुछ क्लियर करना चाहते हैं, एंड देन फिर हम आगे सेशन पे स्टार्ट करेंगे। हाय सर, केसरी बात कर रहा हूँ। हाय केसरी। अ, सर मुझे ये जानना है कि जैसे डेटा साइंस के साथ मैंने इनरोल किया है अभी, हम्म। पाइथन विद डेटा साइंस। तो पहले पाइथन सीखना होता है या पहले डेटा पहले साइंस? पाइथन, क्योंकि डेटा साइंस में जितने भी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी जो आप पढ़ेंगे दे आर बिल्ट ऑन पाइथन, मतलब वहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल्स हैं, तो आपको पाइथन पहले से आना चाहिए। प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब आप डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग, पहले प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू भी कर रहे हैं आप, ठीक है। ओके। Sir, my name is Ketan Waghela, या and केतन। I have a 6 year experience in DevOps engineer. I am like a certified Kubernetes administrator, AWS solution architect, and Terraform certified. So मुझे अभी एक्चुअली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल में मूव होना है। हम्म। ओके, एंड जनरली लास्ट 6 ईयर से मैं फेस कर रहा हूँ कि एवरी इंटरव्यू में पाइथन प्रोग्रामिंग की नीड पूछते हैं, बिल्कुल। एंड तो मुझे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ आगे जाना है, तो हम्म। लाइक मुझे पाइथन के साथ दूसरा क्या करना चाहिए? अब वो तो डिपेंड करता है, वो लाइक डेवऑप्स वाले टूल्स आप करो, पाइथन के साथ में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक पाइथन को देखना चाहते हैं पाइथन की तरफ से, आप पाइथन स्टैक या समथिंग या एआई। एआई आर्किटेक्ट अगर आप जा रहे हो सिस्टम आर्किटेक्ट में, तो एआई की क्या जरूरत है। आप अगर उधर जा रहे हो तो फिर आपको जरूरत है ना एआई की। तो आप मान लो अगर आप जाते हो एमएल ऑप्स में जाते हो, तो फिर आप डेवऑप्स प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हो मशीन लर्निंग के साथ में, एआई के साथ में। दैट प्रोफाइल यू कैन मेक इट। क्योंकि जनरली क्या ग्लोबल एमएनसी में लाइक डीएसएन सिस्टम डिजाइन का फर्स्ट 3 राउंड रहता है, तो हम्म। आफ्टर ये क्लियर करने के बाद लाइक मैं डीएसए और सिस्टम डिजाइन, सॉरी सिस्टम ओनली डीएसए तो आराम से क्लियर कर सकता हूँ, करेक्ट? हम्म। हम्म। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू। अच्छा निशान, दिस साइड आशीष, जस्ट अ यस क्विक आशीष। थिंग। हमें हमारे सिस्टम पे पाइथन रन करने के लिए मे बी पाइचार्म और वो पाइथन, मैं आपको समझाऊंगा सर कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप कैसे सेटअप करेंगे। दैट बट आई विल बी जस्ट अ टेकिंग क्विक केयर। थिंग, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, स्पेसिफिक ना, रैम या ऐसा कोई रिक्विजिट नहीं सीपीयू? है। बस ये है कि आप अगर ऑफिस लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इट मे नॉट अलाउ यू टू इंस्टॉल समथिंग ऑन योर लैपटॉप, देन आई हैव सम ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो। गूगल का एक ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक अवेलेबल होता है, हम वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हमको ऑफिस लैपटॉप में अलाउड नहीं है सपोज करो इंस्टॉल करने का। आई विल लेट यू नो ऑल द पॉसिबिलिटीज हाउ वी कैन क्रिएट ए प्रोग्राम। पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस विंडोज 7 अब तो खैर कोई यूज नहीं कर रहा, बट फिर भी विंडोज 7 अभी नहीं चलता है। बस आप उससे ऊपर का कोई भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, इवन अगर 4 GB रैम है तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है वो। ओके। हेलो निशांत सर, मेरे को एक चीज़ पूछना था। बताइए सर। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने AWS डेवऑप्स में हूँ और मेरा मतलब पर्सपेक्टिव ये है इसमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे डेवऑप्स को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इसमें AI में, हम्म। और ML ऑप्स इसमें सारे में मतलब हाँ। मूव करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। हम्म। तो ये इफेक्टिव है ये वाला पाइथन? क्योंकि पाइथन मैंने काम नहीं किया, कुछ भी पाइथन का मतलब कुछ पता भी नहीं है। देखो पाइथन तो सेम है। अभी आप फिर इसके बाद एमएल वगैरह सीखोगे, डेटा साइंस वगैरह, देन यू विल बी seeing that how you can integrate those things with the DevOps tools, ठीक है। तो अच्छा। ऐसा होता है कि पाइथन ना सिर्फ एक डेटा साइंस में डेटा मॉडल बिल्डिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसके लिए काम नहीं करता। अब बहुत सारे और भी ऑटोमेशन के टास्क करते हैं, लाइक यू आर क्रिएटिंग ए पाइपलाइन which will do all the things automatically from wrangling data to the model building and to the deployment, till the deployment. And you have some other automation scripts which will be you can I'm just giving an example that which will be tracking your pipelines whether the pipeline runs successfully or not. It can be any kind of requirement. Sometime it is a ETL job which will be
loading the data from somewhere and will be transforming and putting it somewhere. So it can be any kind of thing. Python is the one which will be fulfilling all the types of requirement. You can do anything with the Python. So ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर आप ML ops में भी जाना चाहते हैं, अगर आप आगे ML वगैरह करते हैं तो Python वहाँ डेफिनेटली यूज होगा। निशांत सर, जी चेतन बताइए। या निशांत सर, डेटा स्ट्रक्चर ऑन पाइथन हम इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, राइट? हाँ, लिस्ट है, टुपल है, डिक्शनरी है, सेट है, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के जो हम कॉमनली यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। संकेत बताइए। हाँ सर। सो सर मैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन में काम करता हूँ। सो मोस्टली मेरा काम रहता है कि क्लाउड के साथ और डॉकर कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म के साथ। सो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मोस्टली स्टक हो जाते ही पाइथन मैंडेटरी अभी हो गए हैं, हाँ राइट? तो हमें मोस्टली तो मैं एनसिबल का मॉड्यूल पाइथन में लिखना है या यामल फाइल के साथ, बिल्कुल CSV फाइल के साथ या जेसन काम फाइल के करना है, साथ काम करना पड़ता है, या CI/CD या बिल्कुल डॉकर कुबरनेटिस के साथ पाइथन का भी बिल्कुल। यूज करना पड़ रहा है। तो मतलब हम इसको कैसे देख सकते हैं कि आपने सारे यूज केस तो बता दिए पाइथन के लिए। राइट, बट हो क्या रहा है, मुझे पाइथन मतलब कुछ भी पता नहीं है। जैसे आपने नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत करो ना, उसके लिए मैं हूँ। यस यस, जैसे आपने पहले भी बोला कि इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं हाँ, है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आई विल शो यू दैट हाउ यू राइट आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। राइट मतलब जीरो से लेके लास्ट तक अपन लोग देखेंगे, नॉट जस्ट दैट हम बेसिक पढ़ा और छोड़ दिया। राइट द ओनली पॉइंट इज दैट कि भाई हमको भी थोड़ा सा एफर्ट्स देना पड़ेगा। राइट दिस इज द ओनली वन रिक्वेस्ट विच आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट प्लीज प्रोवाइड योर एफर्ट्स एज वेल। मेरी तरफ से एफर्ट्स देने से कुछ नहीं होगा। देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं क्लियरली, इट माइट हर्ट यू बट दिस द ट्रूथ एंड रियलिटी। होता ये है कि मैं आपको किसी दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, एंड इट्स रियल, मैं बस मन कान नहीं सुना रहा। तो वो बहुत टाइम से उसको वर्कआउट के लिए, क्योंकि he gained some weight and fat, so he was saying that यार मुझे इसको थोड़ा reduce करना है। I said that you can join somewhere where you can do some activity. It can be, it's not that कि भैया आपको जिम ही करना है, it can be any kind of thing. But the thing is कि आपको उसको रूटीन में लाना होता है। रूटीन का मतलब अब उसका क्या रहता है कि उसने जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है उसने पूरा साल का मेंबरशिप लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो पूरी साल में 30 दिन भी नहीं गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। एंड अगेन दिस टाइम अगेन अभी उसने लास्ट वीक फिर से पूरा साल का मेंबरशिप लिया, बट दिस टाइम ही इज कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट आई सी दैट 2 weeks, from the 2 weeks he is continuing. So this is what I was saying to him कि चाहे आप 20 मिनट करके करें आके, चाहे आप 10 मिनट करें, चाहे आप 30 मिनट करें, पर आप डेली आए। आप 10 दिन आएंगे फिर आप 5 दिन नहीं आएंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी ही बस एक सबसे मेन चीज है, जो थोड़ा सा मैं मानता हूँ मुश्किल होती है किसी के लिए, पर अगर मैं वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ तो मुझे जो चाहिए वो डेफिनेटली मिलता है। सर आई गॉट योर पॉइंट, बट अब मेरा भी पॉइंट समझिए मैं आप सबसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक सर। और सर ये पूछना था, जैसे हमने ये पाइथन का परचेस किया है कोर्स, तो इसमें पाइथन ऑटोमेशन रहेगा ना? बिल्कुल सर, पाइथन के साथ ऑटोमेशन रहेगा, ठीक लेकिन हाँ डेटा साइंस जैसे अगर आपने लिया है तो वो अलग कोर्स रहेगा। है, मतलब ये खत्म होने के बाद एक नया बैच बनेगा, आप उसमें जाएंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ जतिन, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फिर आपको आगे किस फील्ड में जाना है। अब यहाँ आपको अपना इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं। पाइथन के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप वेब डेवलपमेंट में जा पाएंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे, आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है डेटा साइंस मशीन लर्निंग, आप उसमें भी जा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बाद में कि मुझे क्या करना है, मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ पाइथन के बाद। तो ये आपका एक पॉइंट रहेगा। यहाँ कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, हमको उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार अगर इंटरेस्ट नहीं भी आता, कई बार हम एक्सीडेंटली किसी फील्ड में चले जाते हैं, तो फिर उसी को इंटरेस्ट बना लो। अब आप उसको इंटरेस्ट नहीं बनाओगे, बिना मन के करोगे, तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं देगा जो आना चाहिए। तो अगर आप कभी किसी चीज़ में एक्सीडेंटली चले भी जाएं तो फिर आप उसी को इंटरेस्ट बनाइए और फिर देखिए वो आपको 100% रिजल्ट देता है कि नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो
तो हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे, या आप मुझे पिंग कर सकते हैं उस नंबर पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इंडिविजुअली भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा पाइथन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे सेटअप करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइथन को कैसे यूज करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या है, ये सब हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो पाइथन क्या है? अगर आप गूगल की डेफिनेशन पे जाएं तो गूगल पे पाइथन की जो डेफिनेशन अवेलेबल है वो है पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ सबसे पहला वर्ड आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? तो हम इसको दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, पहला प्रोग्राम और दूसरा लैंग्वेज। तो प्रोग्राम हम किसे बोलते हैं? प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मान लो आपको एक फाइल को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, यू आर गोइंग टू राइट सम इंस्ट्रक्शन टू डू दैट, कि भाई पहले आप उस लोकेशन पे जाओ, फिर वहां से फाइल को कॉपी करो एंड देन मूव इट और द कॉपी टू द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट सम 2 लाइन्स और 3 लाइन्स ऑफ कोड टू डू दिस। या सपोज करो आपको एक यूजर को ऐड करना है अपने सिस्टम पे, तो आप उसके लिए भी 2 या 3 लाइन का कोड लिखने वाले हैं। तो वो जो 2 या 3 लाइन की जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं एक परफॉर्म करने के लिए टास्क को। अब बात करते हैं लैंग्वेज। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहते हैं, जैसे मान लो मेरे अंडर में कोई एक पर्सन काम करता है, आई वॉन्ट टू गिव हिम सम इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए टास्क। अब मैं कोई ना कोई हिंदी या इंग्लिश या कोई लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ ना उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उसी के थ्रू तो मैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करूंगा और उसे वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूंगा। द सेम वे जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखना चाहते हैं कंप्यूटर पे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब वो पाइथन हो सकती है, वो रूबी हो सकती है, वो पर्ल हो सकती है, बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग है, सी है, C++ है, जावा है, गो है, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको जिस लैंग्वेज की जरूरत है उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। So programming language is nothing but with the help of programming language, we are communicating with the computer. We are giving instruction to the computer to perform a specific task. और बहुत आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि जो इस टास्क करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस मैं लिखना चाहता हूं, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की मुझे जरूरत होती है उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये डेफिनेशन का पहला वर्ड था। अब डेफिनेशन के 2 वर्ड और हैं। इसमें कहा गया है कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जनरल पर्पस का क्या मतलब है? अब देखो कई सारी प्रोग्रामिंग को बनाया गया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे PHP आप देखेंगे वो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, जावा आप देखेंगे वेब डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है, और बेस को देखेंगे तो वो ऑटोमेशन में यूज होती है, मतलब काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग में यूज होती है। पाइथन को आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं। पाइथन को आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, इवन कर रहे हैं लोग बाग। पाइथन को वेब डेवलपमेंट में, बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल आप देखेंगे कि पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट की जा रही हैं। जेंगो, फ्लास्क, बहुत सारी पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जिनका यूज करके हम आसानी से वेबसाइट्स बना सकते हैं। फास्ट एपीआई, एक नई एपीआई आई है अभी पाइथन की, जिसमें मिनिमल कोड लिख के आप एक अच्छे से अच्छी, आसानी से और बहुत जल्दी वेबसाइट बना पाते हैं। इट्स नॉट फॉर फ्रंट एंड, इट इज फॉर बैक एंड एक्चुअली, ठीक है, ये भी याद रखना। पाइथन फ्रंट एंड पे नहीं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये सब आता है। पाइथन और जावा और PHP ये सब बैक एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में आप कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे आपका ड्रॉपबॉक्स है, ड्रॉपबॉक्स वेबसाइट, या फिर आप कहें नासा की जो वेबसाइट है, या फिर आप कहें जो आपका यूट्यूब है, दे आर यूजिंग पाइथन एज ए मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अब बहुत सारे गेम्स हैं जिनको पाइथन के थ्रू बनाया गया है, पाइथन गेम डेवलपमेंट में भी यूज होता है।
और पाइथन डेटा साइंस में हम जानते ही हैं, मशीन लर्निंग में, एआई में, इन सब में पाइथन यूज होता ही होता है। और पाइथन इन सारे फील्ड्स में एक बिगिनिंग से लेके एंड तक काम करता है। पाइथन आपके डेटा को गेट करने से लेके, रैंगल करने से लेके, क्लीन करने से लेके, डेटा को एक्सप्लोर करने से लेके, डेटा को प्री प्रोसेस करने से लेके, मॉडल बिल्डिंग से लेके, और आप कह सकते हैं एक तरीके से मॉडल को टेस्ट करने से लेके और डिप्लॉयमेंट तक का, मतलब बिगिनिंग से लेके एंड तक का सारा टास्क आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। तो पाइथन हर जगह पे इस एआई फील्ड में यूज हो रहा है। पाइथन को ऑटोमेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए पाइथन को बोला गया कि पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इट्स नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस कि भैया पाइथन से बस ऑटोमेशन ही की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। मैं पाइथन को कई सारे तरीके से अपने यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं पाइथन को यूज कर रहा हूँ डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मैं पाइथन को यूज कर रहा हूँ रिपोर्ट्स यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए, मैं पाइथन को मॉडल बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा हूँ अपने यहाँ पर। इवन मैं पाइथन को स्मॉल स्मॉल ईटीएल जॉब्स लिखने के लिए, जहां हम एक डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में फॉर्मेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सम दोज एग्जांपल्स वी आर यूजिंग, तो पाइथन को। और फिर पाइथन को हम लोग एक जो मेल ट्रिगरिंग के लिए कह सकते हैं, आप लॉगिंग के लिए आप कह सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस के लिए पाइथन को मैं इंडिविजुअली यूज कर रहा हूँ। तो पाइथन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, और ये बहुत ब्रॉडली यूज हो रहा है। रीजन इसका यही है कि ये बहुत आसान है पढ़ने में। तो कोई भी एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, आप सब तब भी फिर भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप में से कोई नेटवर्किंग से है, आप में से कोई डेवऑप्स से है, आप सब टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने पाइथन उन लोगों को भी पढ़ाया है जो एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल, मतलब जो कि एमबीए करके आए हुए हैं, जो कि सीए करके आए हुए हैं, जो कि किसी और, जो कि बीए करके आए हुए हैं किसी और डिग्री से हैं, एंड दे आर मूविंग एंड दे आर स्विचिंग टू द डेटा साइंस और मशीन लर्निंग फील्ड। वो भी आसानी से पाइथन पढ़ पाते हैं। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। बोलो केसरी। सर ये पूछना था आपसे कि ये पाइथन और आर जो होता है ये सेम ही होता है या अलग नहीं, होता है ये? दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों का यूज करके आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जा पाते हैं। पाइथन एक बेटर अच्छा चॉइस इसलिए रहती है क्योंकि पाइथन एक आसान पढ़ने में पड़ जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। ज्यादा एफर्ट्स हमको नहीं देने होते। दूसरा, पाइथन को आगे आप किसी और तरीके से भी यूज कर सकते, जैसे मैंने कहा पाइपलाइन लिखने के लिए, ऑटोमेशन के लिए, कुछ और टास्क के लिए भी आप पाइथन को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए पाइथन एक अच्छी चॉइस हो जाती है। पर अगर आप एक डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे जाते हैं, देन आर कई सारे लोगों के लिए वहाँ प्रेफरेबल भी हो जाता है। तो अगर आप मॉडल बिल्डिंग में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में इधर जाना चाहते हैं, देन पाइथन हैज सम मोर स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज देन द आर। तो दोनों यूज होते हैं, बट पाइथन के कुछ अपने प्लस पॉइंट्स है, जैसे कि आसान है पढ़ने में, इट हैज सम स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज डीप लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, जो हम आसानी से यूज कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हैं, कोई जैसे एक सीख पाइथन सकते अभी हैं, सीख, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक सीख तो सकते सारा हैं, काम उसी उसी में कर उसी से हो सकते हैं। जाएगा, फिर आपको आर की जरूरत नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, क्लाइंट हमसे हम्म, कहता है नहीं भैया आपको तो सीख के करना ही पड़ेगा, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमको सीखना पड़ता है। ऐसी कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमको करनी भी पड़ जाती हैं कई बार, सस्टेन करने के लिए। आई हैव वैसे डन सर मैं, मल्टीपल थिंग्स, आई हैव डन मल्टीपल थिंग्स इन माई कैरियर। मैंने बहुत सारी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पढ़ी हैं जो उनकी मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़नी पड़ जाती हैं कई बार। सर विमल दिस साइड एक क्वेश्चन है। यस विमल। मैं एक्चुअली नेटवर्क एंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हूँ। हम्म, तो यहाँ पे एक जो आप स्लाइड या पीपीटी शेयर कर रहे थे उसमें इंटरेक्टिंग विद नेटवर्क्स था, जिसमें हाँ, आपने पैरामीको नेटपिको का नेट में को, हाँ, किया। इन तो ये सारी लाइब्रेरी, इसी में कवर होगा इसी मॉड्यूल बिल्कुल में सर, या? इसी में कवर होगा ऑटोमेशन वाले पार्ट में, पाइथन कंप्लीट करने के बाद। ओके ओके ऑलराइट, थैंक ठीक यू। है, तो वापस आते हैं डेफिनेशन पे। इसमें मैंने आपको बोला था पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने समझा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है, हमने समझा जनरल पर्पस का क्या मतलब है, अब समझते हैं हाई लेवल का क्या मतलब है। अब देखो, दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है मार्केट में, एक लो लेवल की और एक हाई लेवल की। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग उसे बोला जाता है जो कि आपके डायरेक्टली कर्नल पे एग्जीक्यूट हो जाए, जिसमें कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े। अब आप कहेंगे कन्वर्जन से क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, कमांड जो फाइनली एग्जीक्यूट होती है वो 101 की फॉर्म में एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि वही समझता है सिस्टम आपका, और आप तो इस फॉर्म में नहीं लिख रहे अपना कोड।
तो आप जो कोड लिखते हैं दिस मस्ट नीड टू कन्वर्ट इनटू द बाइट कोड फर्स्ट एंड देन ओनली इट विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। सो ऐसी प्रोग्रामिंग जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए कर्नल पे, दैट डजंट रिक्वायर द कन्वर्जन, लाइक द पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, बेस, रूबी, जितनी भी हैं, इनकी तरह अगर कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल। असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में अगर आपने सुना है, नहीं सुना है तब गूगल करके सर्च कर सकते हैं, दे आर लो लेवल लैंग्वेज। अब देखो ये लो लेवल का मतलब क्या है, लो लेवल का मतलब ये नहीं कि लो लेवल के काम करेगी, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन द लोएस्ट साइड ऑफ योर मशीन। दे यूज्ड, आप कह सकते हैं एक तरीके से मशीन प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है उनको, नॉट द मशीन लर्निंग थिंग, ओके। और इनके जो कीवर्ड्स और सिंटेक्स होते हैं बड़े टिपिकल होते हैं, बड़े आसान नहीं होते, जैसे हम जावा के, सी प्लस प्लस, रूबी, बेस, इन सब के देखते हैं, ऐसे कीवर्ड्स नहीं होते, इसके बड़े टिपिकल होते हैं। मैंने भी काम नहीं किया, ना मैंने सीखा, मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में, बट वी कॉल देम लो लेवल लैंग्वेज। अभी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जितनी भी, इन सब में ना कन्वर्जन की जरूरत होती है, एंड देन ओनली वो कर्नल पे जाके एग्जीक्यूट होता है। तो कन्वर्जन मतलब जो कमांड आप दे रहे हो, जैसे आपने कहा प्रिंट हेलो, आप थोड़ी 101 की फॉर्म में लिख रहे हो, तो दिस नीड टू कन्वर्ट इनटू द 101 फॉर्म फर्स्ट एंड देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट ऑन योर सिस्टम। तो वो कन्वर्जन जिसमें जरूरत पड़ती है, और हर प्रोग्रामिंग जो आप देखते हैं नॉर्मली, हम जो देखते हैं, बेस हो गई, बैट हो गई, रूबी हो गई, पर्ल हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस, पीएचपी, ये सब हाई लेवल में आ जाती हैं। इनको और आसान से पता है, इनको लो लेवल, हाई लेवल, एक तो ये होता है कि भाई ये हाई लेवल पे काम करता है, वो लो लेवल पे काम करता है। लो लेवल मतलब लो लेवल के काम नहीं, लो लेवल मतलब लोएस्ट साइड ऑफ द मशीन। तो इनको लो लेवल, हाई लेवल कुछ लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके कीवर्ड्स बड़े टिपिकल होते हैं, इसके कीवर्ड बड़े आसान होते हैं, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर, इसलिए भी इनको हाई लेवल बोल दिया जाता है। तो ऐसी कोई प्रोग्रामिंग जिसमें कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े उसको लो लेवल बोलते हैं, और ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है उसको हाई लेवल बोलते हैं। तो ये सारी ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आ जाती हैं। तो पाइथन एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पाइथन की डेफिनेशन थी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पाइथन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट 1989 में, बट ये ऑफिशियली रिलीज हुआ था 1991 में, ठीक है, ऑफिशियली। और डेवलपर का नाम था गुइडो वैन रसम, इसने पाइथन बनाया था। और पाइथन के अगर हम वर्जन्स की बात करें तो कुल टोटल अभी तक 3 वर्जन पाइथन के आ चुके हैं। पाइथन का सबसे पहला जो वर्जन आया था 1.x, ये 1994 में आया था। 1.x का मतलब है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरीके से। तो ये तो अभी अवेलेबल नहीं है। फिर आया था 2.x, और ये आया था 2008 में। 2 का आप कहीं कहीं कोई वर्जन देख सकते हैं, वैसे ये भी अभी आपको प्रोडक्शन में बहुत कम देखने को मिलेगा, पर कई सारी ऐसी जगह अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो अभी भी पाइथन 2 पे टिके हुए हैं। पर हालांकि it is about to finish and it is already finished actually, but they just are going to remove it from the official website. तो इसका जो सबसे लास्ट वर्जन है वो है 2.7.5, जो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है UL, एंड ऑफ लाइफ, मतलब इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब कहीं भी ना तो इसको कोई पढ़ रहा है, ना कोई सीख रहा है, और ना ही कोई यूज कर रहा है। 3.x आया था, सॉरी ये आया था 2000 में, यानी 2000 में 2.x, और ये आया था 2008 में, ठीक है। और 3 का हमारे पास में 13 भी है, 14 इन डेवलपमेंट में है, पर प्रोडक्शन में लोग वाग 3.12 यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम यूजिंग 3.12, रिसेंटली इट इज अपग्रेडिंग। सो प्रीवियसली, अभी भी अगर आप आज तक की बात करें तो मेरा प्रोडक्शन में अभी भी 3.9 चल रहा है, बट अक्टूबर इज द डेडलाइन। सो पिछले हफ्ते ही मैंने प्लेटफॉर्म टीम से रिक्वेस्ट करके 3.12 इंस्टॉल करवाया है अपने डेव में, और मैं अब 3.9 से 3.12 में मूव कर रहा हूँ, और यही हम प्रोडक्शन में। तो ऐसे मूव करना इतना आसान नहीं होता, इट इट रिक्वायर्स सम चैलेंजेस, सम ऑफ द मॉड्यूल्स विल बी डेप्रिकेटेड इन 3.12, जो है ही नहीं, 3.9 में थे पर 3.12 में है ही नहीं। और कुछ वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। अगर मॉड्यूल के वर्जन्स 3.9 से लिए जाएं और उनको 12 में लेके जाया जाए
सेम वर्जन्स को, तो उनकी कंपैटिबिलिटी कई बार नहीं बनती है. सो इट्स रिक्वायर रिग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअली विद एवरी यूज केस विच यू हैव इन द प्रोडक्शन. आपको उसको पहले डेव में करना चाहिए, फिर उसको आईटी में करना चाहिए, एंड देन मूव इट टू द प्रोडक्शन एंड राइट ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली, ताकि आप वो स्टेप्स, मतलब आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ टेक्निकली उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान बोलते हैं हम लोग, तो वो आप इम्प्लीमेंटेशन को उसी तरीके से फॉलो कर पाए प्रोडक्शन में, ताकि आपको प्रोडक्शन में वो प्रॉब्लम्स ना आए. हमारा प्रोडक्शन का एक्सेस किसी दूसरी टीम के पास है, वी डोंट हैव दैट डायरेक्ट एक्सेस, तो हमको कुछ चैलेंजेस आते हैं उसको लेके. सो करंटली आई एम मूविंग टू द 12. रिसेंटली लास्ट वीक मैंने 3.12 का एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है just for the regression testing. I have installed the modules. I was facing the issues. I will let you know later on जब हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि जब ऐसे वर्जन्स को अपग्रेड किया जाता है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग, ठीक है, और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कैसे टेस्टिंग करनी होती है, वो सब हम बाद में बात करेंगे. पर अभी प्रोडक्शन में हम लोग 3.12 यूज कर रहे हैं. 13 14 भी है, पर 12 जो हम लोग यूज कर रहे हैं. तो ये वर्जन्स के बारे में है. अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि देखो 1 तो है ही नहीं, हालांकि मैंने आपको बोला कि 2 भी नहीं है, पर मैंने फिर भी आपको बोला कि कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि कोई भी आदमी पाइथन 2 रख सकता है, उसके पास मान लो कोई पुराना सर्वर अवेलेबल है. रेल 7 की अगर हम बात करें तो 7 पे 2.7 हुआ करता था, तो अगर आपके पास कोई पुराना है तो वहां आपको ये देखने को मिल सकता है. तो एग्जैक्टली हुआ ये कि जब पाइथन 2 से पाइथन 3 में हम लोग आए, तो पाइथन 2 का सिंटेक्स अलग हुआ करता था और पाइथन 3 में सिंटेक्स बदल गया. देखो नॉर्मली जब अपग्रेड होता है, एक वर्जन से आप दूसरे वर्जन में जाते हैं, तो आप नई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं. आप सिंटेक्स को नहीं बदलते, आप फंक्शंस के नाम को नहीं बदलते, आप मॉड्यूल के नाम को नहीं बदलते. जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर दूं, मान लो जैसे जावा 7 में मेरे पास 50 फंक्शन है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जावा 8 में जावा 7 के उन 50 फंक्शंस को ले लेंगे, कुछ नए फंक्शंस ऐड कर देंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया ये अब आपका नया वर्जन हो गया. मतलब नए वर्जन में पुराने वाले वो 50 फंक्शन तो है ही है, नए 7 और फंक्शंस ऐड कर दिए और बोला कि भैया ये आपके पास में नया वर्जन आ गया. मतलब लोअर वर्जन के प्रोग्राम को हायर वर्जन पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ऐसा होता है टेक्निकली कई सारी जगहों पे. पर पाइथन में जब पाइथन 2 के बाद 3 आया तो उसको अपग्रेड नहीं किया गया टेक्निकली, वो 3 को स्क्रैच से लिख दिया उन लोगों ने. मतलब यहाँ सिंटेक्स बदल दिया, यहाँ मॉड्यूल के नाम बदल गए, यहाँ फंक्शन के नाम बदल गए, इसलिए पाइथन 2 में और 3 में कोई भी कंपेटेबिलिटी नहीं है. तो पाइथन 2 में फंक्शंस नहीं हुआ करते थे, कमांड हुआ करती थी. प्रिंट एक कमांड की तरह काम करता था और ऐसे लिखा करते थे. अब पाइथन 3 में प्रिंट को बना दिया फंक्शन, और अब यहाँ एक ब्रैकेट हो गया सिंटेक्स का पार्ट, और अब प्रिंट को ऐसे लिखते हैं. तो एक ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको सिंटेक्स चेंज में. ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए पाइथन 2 के सिंटेक्स में और 3 के में, और यही एक रीजन है कि अभी हम लोग 3.12 जा रहे हैं, 3.13 जा रहे हैं, 14 जा रहे हैं. तो हुआ क्या कि जब 3.9 आया, टेक्निकली क्या होता है कि 3.10 या 10 आता है जब, उसके बाद में फिर 4 पे चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे 12 13 14 पे नहीं जाते हैं, तो फिर एक नए 4 पे चले जाते हैं. अब लोगों में बड़ा कंफ्यूजन हुआ, लोगों ने कहा यार 3.9 के बाद अब तो फिर तो एक 4 आएगा, 4 में भी सिंटेक्स बदलेंगे तो क्या हम नया पढ़ेंगे. इसी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए फिर आगे ही चलते गए, इसीलिए 10 आया, फिर 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 भी आया, अभी 14 प्रोडक्ट्स मतलब प्रिपरेशन में चल रहा है. अब इनमें जो चेंजेस कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ही चेंज कर रहे हैं कि भाई कुछ मतलब नई फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी, ठीक है, बग फिक्स कर दिया, या फिर किसी एक डेप्रिकेट कर दिया किसी एक फंक्शन को. डेप्रिकेट का मतलब होता है कि वो है तो फंक्शन आपके पास में, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज. ये डेप्रिकेटेड का मतलब होता है. जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है आपके पास में, वो अवेलेबल है, आप उसे यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट इट इज डेप्रिकेटेड. मतलब अगर आप कोड स्कैनिंग करते हैं vulnerability के लिए, तो फिर your is if suppose you are working in Veracode scanner, that then it is going to found it as a vulnerability कि भैया ये तो deprecated है, आप इसे हटाओ यहाँ से. तो फिर आपको अलाउ नहीं होगा प्रोडक्शन में मूव करने के लिए. यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द vulnerabilities.
एंड आपकी कोड की क्वालिटी एटलीस्ट मोर देन 80% होनी चाहिए, तब फिर आप प्रोडक्शन में मूव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने आपको बोला कि ये डिपेंड करता है तो क्लाइंट टू क्लाइंट। मैंने कई सारे ऐसे क्लाइंट के साथ काम किया है जहाँ ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जहाँ कुछ भी लिख दो आप, चाहे बस काम होना चाहिए, कुछ भी लिख दो, कोई ये नहीं पूछने वाला आपसे कि आपने कोड को कैसी क्वालिटी रखी है, सही है, कितना कोड लिखा है। चाहे एक लाइन के कोड को 4 लाइन में लिखो, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे भी क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे भी क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे जहां अगर आपको एक सिंगल वर्ड भी लिखना है, उसको भी प्रोडक्शन में भेजने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अभी करंट में बैंकिंग में हूँ, और अगर आप में से जो लोग बैंकिंग के साथ काम कर रहे हैं, मतलब मेरा करंट क्लाइंट बैंक है, तो आप में से जो भी लोग बैंकिंग में काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि बैंकिंग कितना सीरियस होता है इन सब चीजों को लेके। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो जब 3.2 में और 2.x में और 2.3 में कोई भी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है। पाइथन 2 का सिंटेक्स और कोड अलग हुआ करता था और पाइथन 3 में ये अलग हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं अगर पाइथन 2 का कोई भी कोड कॉपी करके पाइथन 3 के किसी भी वर्जन पे अगर रखता हूं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक वर्जन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी का अभी तक? सर पाइथन ओपन सोर्स? बिल्कुल सर, अभी फीचर्स देखेंगे ना पाइथन के तो समझेंगे कि पाइथन ओपन सोर्स है। बिल्कुल ओपन सोर्स है। तो पाइथन के फीचर्स समझते हैं जो हमें और हेल्प करेगा पाइथन को समझने में। सबसे पहला फीचर होता है पाइथन का कि पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग है। आप दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ने जाइए, हर ट्रेनर आपको यही बोलेगा कि ये प्रोग्रामिंग आपकी सिंपल है। मैं पहले जावा पढ़ाता था, उसमें भी ये फीचर मैं पढ़ाता था। मैं C++ पढ़ाई है कुछ टाइम के लिए, सी भी पढ़ाई है मैंने कुछ टाइम के लिए, मैंने PHP भी पढ़ाई कुछ टाइम के लिए, मैंने बेस भी पढ़ाई है। फिर मैंने ये सब छोड़ दिया बाद में। अब मैं सिर्फ पाइथन पढ़ाता हूँ और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ये सब पढ़ाता हूँ। अब मैं बाकी की प्रोग्रामिंग्स नहीं पढ़ाता। तो हर प्रोग्रामिंग में ये फीचर आता है कि भाई ये सिंपल है, और ये पाइथन में भी है। अब आप हर किसी को थोड़ा ही कह सकते हैं कि ये आदमी पतला है या फिर ये आदमी मोटा है। कोई पैरामीटर तो आप लेके चलते होंगे ना। एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। आप कह रहे हैं कि एक्स पतला है और आप कह रहे हैं कि वाई मोटा है। कोई पैरामीटर तो होगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि भाई ये पतला है या ये मोटा है। मान लो आप कहें कि ये लंबा है या फिर ये इसकी हाइट थोड़ी कम है। कोई तो एक पैरामीटर होगा ना, जैसे मान लो 5.5 हो गया, 5.6 हो गया, कि भैया इससे ऊपर का आदमी लंबा है, इससे नीचे। तो एक पैरामीटर होता है ना हर चीज को डिसाइड करने का। किसी प्रोग्रामिंग को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सिंपल है या ये सिंपल नहीं है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैसे डिसाइड होगा? क्या पैरामीटर लेके चलते हैं आप? किसी भी प्रोग्रामिंग में ये डिसाइड करने के लिए वो सिंपल है या नहीं है, 2 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आप किसी भी टास्क को करने के लिए कितना कोड लिख रहे हैं। मान लीजिए किसी एक एक्स प्रोग्रामिंग में वही काम करने के लिए मैं 4 लाइन का कोड लिखता हूं, और किसी वाई प्रोग्रामिंग में वही काम करने के लिए सेम मैं सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि वाई सिंपल है क्योंकि मुझे वहां कम कोड लिखना है। एक ये पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर होता है कि जो कोड आप लिख रहे हैं उसकी रीडेबिलिटी क्या है। एक एक्स प्रोग्रामिंग में जो 2 लाइन का कोड आपने लिखा है और एक वाई प्रोग्रामिंग में जो 2 लाइन का कोड आपने लिखा है, तो एक्स प्रोग्रामिंग में जो 2 लाइन का कोड लिखा है उसका सिंटेक्स बड़ा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्राम, इट इज लिटिल टिपिकल। बी प्रोग्रामिंग का या वाई प्रोग्रामिंग यानी कि जो दूसरी हम लेके चल रहे हैं, उसका सिंटेक्स बड़ा आसान है, उसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। ये दूसरा पैरामीटर होता है। मतलब अगर आप कम कोड लिख रहे हैं और जो कोड आप लिख रहे हैं अगर उसकी रीडेबिलिटी हाई है, रीडेबिलिटी मतलब वो रीड करने में आसान है, जैसा आप रीड कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि वो काम क्या कर रहा है, वैसी प्रोग्रामिंग को हम लोग सिंपल बोलते हैं। ऐसे ही हर किसी को नहीं बोल सकते कि ये सिंपल है या ये सिंपल नहीं है। ये डिसाइड करता है कि वो सिंपल है या नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे अभी, आप सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना।
मैं उस काम को करने के लिए कितना कोड लिख रहा हूं, और वो जो कोड मैंने लिखा है उसकी रीडेबिलिटी क्या है। वहां से आपको समझ में आएगा कि पाइथन की ब्यूटी क्या है। वहां से आपको समझ में आएगा कि लोग वाग पाइथन के लिए इतना क्यों भाग रहे हैं। पाइथन को कोई भी आदमी थोड़े से एफर्ट्स देके, बस फर्क हम ये पड़ता है कि हम वो एफर्ट देना नहीं चाहते, या हम देते हैं तो थोड़े से देते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। और यहां हमारी सबसे बड़ी बेकार, वही पूरा रिदम खराब हो जाता है। कोई भी एक आदमी थोड़े से एफर्ट्स देके पाइथन को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकता है। और सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन हर एक टास्क को करने की कैपेबिलिटी रखता है। आप इससे हर एक तरीके का काम कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू फुलफिल योर ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, नॉट जस्ट ए सिंपल 2 और 3 कि वहां फिर आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। नहीं, पाइथन इटसेल्फ इज कैपेबल टू डू ऑल द थिंग्स। चलो मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। मूवीज में एक फोल्डर है, एंड दिस इज द dir टेस्ट फोल्डर। यहाँ एक फाइल है abc.txt, एंड दिस फाइल इज कंटेनिंग वेलकम टू KR नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक abc.txt फाइल है, इसके पास में जो डेटा है इट इज वेलकम टू KR। तो मेरी रिक्वायरमेंट है उस फाइल को रीड करने की। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ। तो फाइल को रीड करने के लिए भाई हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अगर फाइल को ओपन नहीं करेंगे तो ना तो रीड कर सकते ना राइट कर सकते। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास ओपन नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ आप फाइल का नाम बताएंगे। अब अगर मान लो मैं सिर्फ लिख दूं abc.txt, तो कौन सी abc.txt? भाई सिस्टम पे तो कई सारी abc.txt हो सकती है, नहीं हो सकती। तो फिर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से पाथ की, मतलब आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ तब मैं बता रहा हूँ कि भैया यूजर्स में जैसे आपका रूट स्टार्ट होता है, मेरा ऐसे यूजर से स्टार्ट होता है। तो यूजर्स में, एडमिन में, और ये मेरा मूवीज फोल्डर है। मूवीज फोल्डर में ये मेरा एक और फोल्डर है dir टेस्ट। dir है कि dir टेस्ट है? dir टेस्ट है, ठीक है। dir टेस्ट है, और इसके अंदर ये एक abc.txt फाइल है, इसको मुझे रीड करना है। तो फाइल हमारी ओपन हो गई। फाइल ओपन करने के बाद हमको क्या करना है? रीड करना है। तो हमने एक रीड फंक्शन लगा दिया, एंड लेट्स असाइन टू ए वेरिएबल which is suppose I'm taking as data, and when I'm printing the data, what I'm getting? Welcome to KR network. अब आप सोच के देखिए कितना कोड लिखा मैंने, सिर्फ एक लाइन का कोड टू रीड द एंटायर फाइल। एंड व्हाट इज द रीडेबिलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम? द रीडेबिलिटी इज क्लियरली जस्टिफाइंग दैट विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन यू आर ओपनिंग योर फाइल, एंड विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन यू आर रीडिंग द डेटा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। मतलब मेरा कहने का सिंपल ये है कि आपको पाइथन में कोई भी काम करने के लिए कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम कोड लिखना पड़ता है, और जो कोड आप लिखते हैं उसकी रीडेबिलिटी आसान होती है। अगर आप में से किसी ने सूडो कोड सिंटेक्स के बारे में सुना हो, सूडो कोड एक ऐसा सिंटेक्स होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, पर वो एक बड़ा आसान सिंटेक्स होता है, विच इज द आप कह सकते हैं आपका जो ब्लूप्रिंट होता है, जैसे आप फ्लो चार्ट बोलते हैं या फ्लो डायग्राम बोलते हैं, उसके बीच का और प्रोग्राम के बीच का एक ब्रिज होता है। तो सूडो कोड को किसी भी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पाइथन एग्जैक्टली हैज द सूडो कोड सिंटेक्स, जिसकी रीडेबिलिटी बहुत हाई होती है अदर प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग पढ़ें जिसे आसानी से पढ़ के इम्प्लीमेंट कर पाएं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि पाइथन आजकल इंडस्ट्री में इतना यूज हो रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप देख पाएंगे कि पाइथन कहीं ना कहीं वहां आपको देखने को मिल जाएगा। मैं रिसेंटली 2-3 महीने पहले अपने यहाँ इन हाउस, नॉट एक्सटर्नली, अपने यहाँ इन हाउस बेंच पे एक अच्छा पाइथन डेवलपर ढूंढना चाह रहा था। आप यकीन मानिए मैं 2 महीने स्ट्रगल किया था एक अच्छे किसी टीममेट के लिए कि जो मेरे साथ काम कर सके। मुझे 2 महीने के बाद मिला। अब ये आप कुछ भी कह सकते हैं, बट पाइथन की डिमांड तो है, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका अभी तक? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। Yes, sir, नो it is सर, clear. क्लियर सर। Good so far. तो जैसा आपने पूछा कि क्या पाइथन आपका ओपन सोर्स है, बिल्कुल पाइथन एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, और
ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि देखो, एक तो विंडो इज नॉट ए ओपन सोर्स, लिनक्स इज ए ओपन सोर्स. दैट डज मीन यू हैव द सोर्स कोड एंड यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योर ओन वर्जन, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द पाइथन. पता ओपन सोर्स होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि पाइथन के पास में n नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज मॉड्यूल है. टेक्निकली जब आप देखोगे, काउंटिंग तो ऐसी कहीं ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, पर पाइथन के पास में मोर देन 14 मिलियंस मॉड्यूल हैं और हर दिन हर रोज एक नया मॉड्यूल आ भी जाता है. तो मुझे लगता है कहीं ये 15 प्लस ना हो गया हो. सो पाइथन के पास है मोर देन 14 प्लस मॉड्यूल, मिलियंस ऑफ मॉड्यूल्स हैं. एंड इनमें से आप देखेंगे ना तो 80 to 90% मॉड्यूल आप देखेंगे थर्ड पार्टी है. मतलब स्टैंडर्ड मॉड्यूल तो कुछ ही है. आप जितना भी ऑटोमेशन के लिए जब आप यूज करेंगे, बूटो 3 हो गया या अजोर एसडीके हो गया, या फिर आप डॉकर की बात करें, ये एन नंबर जो हम लोग मशीन लर्निंग डेटा साइंस में यूज करते हैं, दे ऑल आर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स. ये तभी तो पॉसिबल है जब पाइथन ओपन सोर्स है. अगर आपका पाइथन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोई भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल आपके पास में नहीं होता, एंड फिर आप पाइथन को इतना ब्रॉडली यूज नहीं कर पाते. इसलिए मुझे ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है पाइथन का एक, कि भाई ये है तभी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है पाइथन का, कि भाई हम, अब जैसे मान लो आप में से आपने कहा कई सारे ने कि भाई मैं डेवऑप्स प्रोफाइल पे हूँ. अब जैसे कई बार क्या है, मान लो मेरे पास में सर्वर हैं, कुछ कुछ विंडो सर्वर हैं और कुछ मेरे पास में लिनक्स सर्वर हैं. ठीक है. और मुझे कॉमन टास्क करना है, वो विंडोज पे भी सेम टास्क करना है और लिनक्स पे भी सेम टास्क करना है. बट अगर यहाँ मुझे बैश स्क्रिप्टिंग आती है तो मैं सिर्फ एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख पाऊंगा जो लिनक्स पर रन होगी. और अगर मान लो मुझे बैट आती है तो मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख पाऊंगा जो विंडोज पर रन हो पाएगी. बट अगर मुझे पाइथन आता है तो सेम प्रोग्राम मेरा विंडोज पे भी चल पाएगा और सेम प्रोग्राम मेरा लिनक्स पे भी चल पाएगा. मैं इन हाउस जो डेवलपमेंट करता हूँ वो मैं विंडोज पे करता हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद मैं अपना लोकल पर डेवलप करके अपने कोड को, जो कि मैं विंडोज पर डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, तब फिर मैं अपने डेव एनवायरनमेंट में लेके जाता हूँ, वहां लोअर एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करता हूँ. वो मेरा लिनक्स सर्वर है. फिर मैं वहां से उसको आईटी में लेके जाता हूँ, जहां मैं उसको ऑटोमेटेड वे में टेस्ट करके देखता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे वो भी मेरा लिनक्स सर्वर है. फिर वहां से वो अगले फेज में प्रोडक्शन में जाता है, वो भी लिनक्स सर्वर है. तो अगर मेरे, मान लो ये एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी होती, तो जो कोड मैंने विंडोज पर डेवलप किया था मैं उसे डायरेक्टली लिनक्स पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता. तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो सेम प्रोग्राम का, जब तक उसमें कोई ओएस स्पेसिफिक कमांड या ओएस स्पेसिफिक कोई टास्क नहीं लिखा हुआ, तब तक आप सेम प्रोग्राम को विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं और मैक पे भी रन कर सकते हैं. मैं जो भी प्रोग्राम अपने यहाँ लिख रहा हूँ, वो प्रोग्राम जब मैं आपको अपलोड करूंगा आपके पोर्टल पे, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके, चाहे आप विंडोज रखते हैं अपने पास में, चाहे आप लिनक्स रखते हैं, चाहे आप मैक रखते हैं, आप किसी भी ओएस पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे. इसलिए पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी नहीं है. ये भी इसका एक बड़ा फैक्टर है कि हम एक ऐसी स्क्रिप्ट बना सकते हैं इससे जो कि किसी भी ओएस पे जाके काम कर सकती है. अब एक टेक्निकल फीचर है इसका जो हम समझते हैं. पाइथन को हम लोग बोलते हैं कि पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग है. देखो हमारे पास में दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है. स्टैटिक में हमारे पास सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, और डायनेमिक में हम मान लेते हैं, हम लोग पाइथन को ले लेते हैं. ठीक है, पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब इसका क्या मतलब है, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि डेटा क्या होता है. डेटा इंफॉर्मेशन होती है. जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां आपके पास डेटा होता है. ये डेटा हो सकता है किसी एक आदमी का, जहां उसकी आईडी, उसका नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, आप इसे डेटा कह सकते हैं. या फिर मान लो मैं किसी सर्वर को एसएसएच कर रहा हूँ और उसकी डिटेल्स, उसका होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, यूजर हो गया, मैं इसे डेटा बोल सकता हूँ. द इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इज द डेटा. तो जब डेटा होता है हमारे पास में, तो डेटा के टाइप्स होते हैं. तो जैसे आईडी है मेरे पास में, नेम है मेरे पास में, एज है मेरे पास में,
और मान लेते हैं सैलरी है, ठीक है। तो जब हमारे पास डेटा होता है तो डेटा के टाइप्स होते हैं। ये डेटा के टाइप आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि मैं इस डेटा पे क्या ऑपरेशन कर सकता हूं और क्या ऑपरेशन नहीं कर सकता। एक एग्जांपल के लिए अगर आप समझना चाहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि इंटीजर डेटा पे यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, बट स्ट्रिंग डेटा यानी कि अमित के साथ आप एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि आप अमित इंटू दीपक करेंगे तो क्या उसका कोई आउटपुट आने वाला है, लेकिन अगर आप 2 इंटू 5 करेंगे तो उसका एक आउटपुट आने वाला है। दिस मेक सेंस। सो डेटा का टाइप आपको यह बताता है कि आप उस डेटा पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं और क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऐसे आप डिसाइड कर पाते हैं कि क्या डेटा लेना है, उसका क्या टाइप है, मैं उस पर क्या ऑपरेशन कर सकता हूं, क्या ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो आपको क्या समझना है अभी के लिए? 2 पॉइंट। व्हेन वी हैव डेटा, वी हैव द टाइप ऑफ डेटा, and that type of data will decide later on that what operation I can perform on that data, what operation I cannot perform. इसीलिए हर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स होते हैं। अगर मुझे ये कहानी समझ में आई है तो अब हम आते हैं स्टैटिक और डायनेमिक पे वापस। बाद में अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो मुझे जरूर पूछना, ठीक है? समझ में आए तो भी बताना। पहले कंप्लीट करते हैं। तो हमको डेटा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब हम स्टैटिक डायनेमिक को समझ। तो सी और सी प्लस प्लस में जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या सिंटेक्स रहता है? तो वहां सिंटेक्स रहता है कि पहले आप डेटा टाइप बताते हैं, ठीक है? पहले आप बताते हैं डेटा टाइप, फिर आप बताते हैं वेरिएबल का नाम, और फिर इक्वल्स टू में आप रखते हैं वैल्यू। दिस इज द सिंटेक्स जो हम यूज करते हैं सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में और जावा में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम, जो कि एक स्टैटिक है। इसका मतलब है कि वहां आप ये बता रहे हैं कि एक्स वेरिएबल में आप किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं। आपने पहले ही बता दिया कि भैया एक्स वेरिएबल में हम एक इंटीजर टाइप का डेटा रखने वाले हैं। What is the meaning of this? The meaning of this, now X can only store integer type of data. If I will try to store a float type of data, it is going to give an error to me. If I will try to store any other type of data, it is going to definitely give an error me. तो हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने उसी टाइम पे बता दिया कि भैया इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है। मतलब हमने पहले ही डेटा का टाइप फिक्स कर दिया। जब हमने डेटा का टाइप फिक्स कर दिया, इसीलिए हमने इसको स्टैटिक बोलना स्टार्ट कर दिया कि भैया ये तो स्टैटिक हो गया। आपने टाइप पहले ही बता दिया, ये हो गया स्टैटिक। अब आप इसमें इसी टाइप का डेटा रख सकते हैं, दूसरे टाइप का डेटा नहीं रख सकते। अब आई पाइथन की बारी। पाइथन कहता है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसका टाइप नहीं बताना, आपको वेरिएबल का नाम बताना है और इक्वल्स टू में वैल्यू बतानी है। यहां वेरिएबल को जो टाइप मिलता है वो वैल्यू जो प्रोवाइड की है उसके बेसिस पर मिलता है। The type will be assigned to the variable based on the provided value. If you will assign an integer value, then the type will be given to x as integer. If you will be given a float type of value to x, then the type will be assigned to the x as float. अगर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा तो इसको टाइप स्ट्रिंग जाएगा, फ्लोट दूंगा तो फ्लोट जाएगा, बूलियन दूंगा तो बूलियन जाएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ x का टाइप पहले ही नहीं बताया, तो मैं यहाँ किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकता हूँ। मैं जैसी वैल्यू दूंगा वो उसको वैसा टाइप दे देगा। पाइथन कहता है कि भैया आपको टाइप नहीं बताना, आप जैसी वैल्यू एक वेरिएबल को देंगे मैं उसे रन टाइम पे वैसा ही टाइप दे दूंगा आपकी वैल्यू के बेसिस पर। तो यहाँ टाइप हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे हम ये चेक कर पा रहे हैं कि इसका टाइप है क्या। तो आप देखेंगे इसको टाइप क्या मिला, इंटीजर। अगर मैं इसको 89.0 कर दूं तो देखो टाइप क्या मिला, फ्लोट। अगर मैं इसे स्ट्रिंग कोटेशन मार्क्स में बंद कर दूं तो देखो टाइप क्या मिला, स्ट्रिंग। मतलब जैसी वैल्यू आप दे रहे हैं अपने वेरिएबल को वो उस वैल्यू के बेसिस पर उसको टाइप दे रहा है। डेटा टाइप तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास डेटा टाइप नहीं है, पर हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तब हमसे पाइथन कह रहा है कि भैया आप टाइप मत बताओ, आप जैसी वैल्यू दोगे मैं उसके बेसिस पर उसको टाइप दे दूंगा। अब इसको डायनामिक क्यों बोलते हैं, ये तो चलो मुझे समझ में आया। अब इसको डायनामिक क्यों बोलते हैं? यहां एक्स को टाइप कब मिल रहा है, पहले ही जब आप एक्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। और यहां एक्स को टाइप कब मिल रहा है, रन टाइम पे। किसके बेसिस पर, जैसी वैल्यू है उसके बेसिस पर। मतलब फिक्स नहीं है पहले से, डायनेमिकली टाइप मिलेगा। किसके बेसिस पर, वैल्यू के बेसिस पर। यहां टाइप पहले ही फिक्स कर दिया, इसलिए इसको स्टैटिक बोला गया। यहां टाइप ऑफ एक्स इज डायनेमिक, will be provided at the runtime
based on the provided value. That's why Python is not a static programming language, it's a dynamic programming language. We have the data types. It's not like we don't have a data type. We will be learning in the next session. We have the data types, but the point is हम कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसका टाइप नहीं बताते. अगर हमने कोशिश भी की तो ये एक इनवैलिड सिंटैक्स होगा. पाइथन कहता है जैसी वैल्यू आप देंगे उस वैल्यू के बेसिस पर मैं आपके वेरिएबल को टाइप दूंगा. क्योंकि यहाँ टाइप हम पहले ही नहीं बता रहे, उसको टाइप मिलेगा रन टाइम पर वैल्यू के बेसिस पर, इसीलिए एक्स को टाइप मिल रहा है डायनेमिकली. दैट्स व्हाई इट इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इन दिस सिनेरियो एक्स ऑलरेडी हैव इट्स टाइप, क्योंकि वहां आपने पहले ही बता दिया. We are not giving the type to X dynamically. It is already fixed. That's why it is a static programming. तो दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक वो होती हैं जहां वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आप टाइप बताते हैं. डायनामिक वो होती हैं जहां वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आप टाइप नहीं बताते, वैल्यू के बेसिस पर उसको टाइप मिलता है. क्या ये आपको क्लियर है या किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Yes, clear. Yes, sir, clear. तो ये पाइथन के फीचर्स हैं. आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं. कल वाले सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. कल वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग में और स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है. हम स्टार्ट करेंगे पहले इंस्टॉलेशन से. ठीक है, हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, हमने जुपिटर नोटबुक ही क्यों डिसाइड किया, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे. फिर हम सीखेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग में और स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस होता है. फिर हम डिसाइड देखेंगे हमारे पास में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं. मैंने आपसे कहा कि ऑल दो हमारे पास हम टाइप नहीं बताते, बट फिर भी डेटा टाइप्स तो हैं ही. तो हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं. फिर हम सीखेंगे ऑपरेटर्स. फिर हम सीखेंगे इनपुट और आउटपुट. यही हम कल कर पाएंगे कवर. तो कल अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही चलेगा. ये सब इंट्रोडक्शन में प्रोग्रामिंग के बेसिक में आपका आ जाता है. बोलो संकेत. सर मुझे एक पूछना था कि जैसे ये केस सेंसिटिव है क्या, मतलब इसमें बिल्कुल. कुछ? पाइथन प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी केस सेंसिटिव है. ओके. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पाइथन केस सेंसिटिविटी को मेंटेन नहीं करता. अभी हर केस एक पॉइंट पे बिल्कुल आंख बंद करके किसी से आज के बाद पूछने की जरूरत नहीं. एंटायर पाइथन इज केस सेंसिटिव. बोथ आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट. और किसी को कुछ पूछना है सेशन खत्म करने से पहले? सर आज का नोट्स देंगे क्या? ये पोर्टल का एक्सेस आपको सर प्रोवाइड करेगी केआर टीम. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग और वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा. ऐसे ही हर दिन का डे 1, डे 2, डे 3 आप केआर टीम को रीच आउट करिए और उनको बोलिए कि वो आपको पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड करें. ठीक है सर, तो आप ये फाइल और रिकॉर्डिंग दोनों चीजें एक्सेस कर पाएंगे. फिर भी सर अगर वो आपको हैंड रिटन नोट्स कह रहे थे. वो तो मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा. आज ही पहले दिन करके क्या करोगे नोट्स का, वो मैं आपको दे दूंगा. आप चिंता मत करो उसकी. ओके. Anything else? Okay, if not, see you tomorrow. कल हम बहुत सारी चीजें सेटअप करते हैं और बेसिक समझते हैं. आज मैंने 2 घंटे का सेशन इसलिए नहीं रखा क्योंकि आज पहला दिन है. It may bore you and it may definitely distract you while we are learning the first thing. So बहुत सारी चीजें नई नई हो जाती हैं. That's why I keep it short, but we will be doing this tomorrow. Okay, thank you so much everyone. Okay, sir. Have a Thank good you. day. Thank you. Thank you. Thank you. Everyone.